पावर ट्रांसमिशन तक हम लोगों ने कर लिया था, और हम लोगों को आज करना था क्या, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी को याद है? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा था मैं, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए डिराइव किए थे हम लोग। किसी को याद है? यस सर, याद है सर। क्या होता था? आई एक्सेस प्लस आई वाई वाई। हाँ, इक्वल टू आई जेड जेड निकालते थे, प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड, है ना? यस सर। यानी कि दो एक्सिस होती थी हमारे, एक्स एक्स और वाई वाई। तो हम एक वाई डिस्टेंस जेड जेड डिस्टेंस पे हम उसके परपेंडिकुलर पे निकालते थे, है ना, जो दोनों पे रहता था। तो देखो, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में हमें टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए plane area is defined as the movement of inertia of the area about an axis perpendicular to the plane of the figure and passing through the CG of the area. It is denoted by symbol J, capital J, और I suffix में P for polar। ठीक है, तो जैसा कि डिफिनेशन था, मैंने पहले भी इसको क्लियर किया हुआ है कि हमारा वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे निकालते हैं जब हम, तो वो दोनों ही एक्सिस के परपेंडिकुलर निकलता है, और उस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसके अबाउट होता है। तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे, बस ये थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए मैंने बोल दिया कि जे और आई की से हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पे अभी हम फिलहाल जे लेके चल रहे हैं, कैपिटल जे। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमें जे के टर्म में अपना जो टॉर्सन इक्वेशन था उसको ले आना। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक, अभी हम पीछे जो है सर्कुलर रिंग के लिए इक्वेशन निकालते थे मूवमेंट के लिए। क्या निकालते थे कि डी टी, है ना, डी टी इक्वल टू टाउ आर अपॉन कैपिटल आर ब्रैकेट में 2 पाई आर क्यू इंटू डी आर। ठीक है, ये हम ऊपर निकालते थे, दिखा देता हूं मैं कहां पे निकाले हैं हम लोग, किस केस के लिए निकाले हैं हम लोग। ये तो हॉलो के लिए है ना। ये देखो dt हम निकाल रहे थे, है ना, सॉलिड सर्कुलर के लिए। ठीक है, इस वाले केस के लिए जो हम निकाल रहे थे वही फार्मूला हमने बीच में से लिया है dt की वैल्यू। ठीक, और वहां पे हम ले जाके देखते हैं ये वाला इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें अपने आई पी के टर्म में डिराइव करना था अपने इक्वेशन को। ठीक, तो हम dt की वैल्यू यहां से लिए, वहां से इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हमने कहा dt इक्वल टू क्या आया हमारा कि टाउ अपन आर 2 पाई आर क्यू इंटू डी आर। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर रहे, केवल और केवल देखो यहाँ आर क्यू था तो इन दोनों को अलग अलग कर लिए हैं। ठीक, जब अलग अलग कर लिए हैं तो क्या हुआ है, सिंपल फिर मैथमेटिकल ही हमने लिखा है टाउ अपन आर, आर स्क्वायर को यहाँ पे लिख लिया है और 2 पाई आर डी आर को एक साथ लिख लिया है। अब हमें पता है कि जब हम डीए निकालते थे सॉलिड सर्कुलर के लिए, तो क्या होता था डीए की वैल्यू, वो होती थी 2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो 2 पाई आर डी आर की जगह पे हमने क्या लिख लिया, डी ए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब हमें टोटल टॉर्क चाहिए, टोटल टॉर्क चाहिए तो हमारा 0 से आर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। जब 0 से आर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, अब देखो टाउ अपॉन आर इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो हम इसको यहाँ पे बाहर निकालें। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, 0 से आर
आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक है। अब आर स्क्वायर इंटू डी ए क्या है? ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये हमारा एरिया था, ठीक है। अब एरिया आर इंटू आर, यानी कि एरिया को सेकेंड मूवमेंट है, दो बार मूवमेंट हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारा हो रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसके अबाउट है? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो हमारी हो रही है, ठीक है, वो क्या हो रही है? आर, ठीक है। तो आर के अबाउट हम ले रहे हैं। एक बार पुराने नोट्स उठाइएगा और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि 0 से आर इंटीग्रेट जब हमने किया इसको, ठीक है, तो आर स्क्वायर इंटू डी ए, ठीक। ये क्या हो रहा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्किल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्किल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब क्या हो रहा है? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसी को कह रहे थे। जब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कह रहे थे जे, तो जे की वैल्यू क्या होती थी? सर्किल के केस में पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4। कैसे होता था? आई एक्स एक्स की वैल्यू आ रही थी हमारी पाई अपॉन 64 डी पे पावर 4, प्लस आई वाई वाई की भी वैल्यू सेम आ रही थी, पाई अपॉन 64 डी पे पावर 4। दोनों ऐड हो गया, 64 ऊपर आ गया 2, ठीक है। तो 2 अपॉन 64 1 अपॉन 32 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4। अब जब ये हो गया तो हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बिकम्स क्या होगा? ये वाला इक्वेशन जो अभी अभी हमने 1 माना है, ये इक्वेशन जो हमने 1 माना है, अब इस पूरे की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा? इस पूरे की जगह पे जो है हमारा आ जाएगा आई पी, ठीक है, आई पी, या आई पी की जगह पे हम क्या लिखते हैं? जे, ठीक है। तो टी इक्वल टू आ गया स्मॉल टाउ अपन आर इंटू जे, ठीक। अब जे को हम ले आए इधर मैथमेटिकल करके, टी अपन जे इक्वल टू टाउ अपन आर, ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? यही हमारा फाइनल इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको पता है हमारा टॉर्सन इक्वेशन क्या आया था। टॉर्सन इक्वेशन हमारा क्या आया था? टाउ अपान कैपिटल आर इक्वल टू सी थीटा अपान यल, ठीक है। ये जो हम वहां पे प्रूव कर रहे थे, यही आया हुआ था हमारा। हम क्या कर रहे हैं कि अब अगर आप देखोगे तो टाउ अपान आर तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगर हम दोनों को, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड मान लें, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट वाला भी इक्वल होगा, तो टी अपान जे भी इसके इक्वल होगा। तो ये क्या आ जाएगा? टी अपान जे, ठीक है, टाउ अपान आर सी थीटा अपान यल। ये क्या होता है हमारा? ये भी टॉर्सन इक्वेशन होता है। अब यही प्रूव करने के लिए आएगा, ठीक है। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको यही प्रूव करने के लिए आएगा। तो आपको करना ये है कि जो पिछला इक्वेशन आपने निकाला है उसी में एडिशनल इसको ऐड करके, ठीक है, आपको ये लाना पड़ेगा। टी अपन जे इक्वल टू टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन यल, ठीक। अब इसके बाद क्या है? सिंपल ये इक्वेशन हमारी प्रूफ हो गई। अब हम आते हैं पोलर मॉडुलस पे। नेक्स्ट टॉपिक है ये पोलर मॉडुलस, ठीक है। पोलर मॉडुलस क्या होता है? देखो लिखा हुआ पोलर मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस। जो सेक्शन मॉडुलस वाला फार्मूला था ना, हम यहाँ पे टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस निकाल रहे हैं। जब टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस निकाल रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? देखो, रेशियो ऑफ द पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, टू द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक। इसको हम जेड पी से दिखा रहे हैं, ठीक है, जेड पी, पी फॉर पोलर मूवमेंट के लिए, ठीक है, यानी कि पी फॉर पोलर मॉडुलस है। तो जेड पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जे अपान आर, ठीक है। ये एक हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि पोलर मॉडुलस की वैल्यू सॉलिड सॉफ्ट के लिए क्या होगा।
तो सॉलिड सॉफ्ट के लिए हमें पता है कि जे की वैल्यू कितनी होती है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होती है, अभी अभी हम निकाले पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4, वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4 अपॉन रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डायमीटर बाई 2, ठीक है, डायमीटर बाई 2 यहाँ पे पुट कर दिए, डी से एक डी कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारा पाई अपॉन 16 डी पे क्यूब, ये आ गया हमारा पोलर मॉडुलस ऑफ सॉलिड सॉफ्ट, ठीक है, सर्कुलर की बात हो रही है। अब फॉर ए हॉलो सॉफ्ट जे की वैल्यू क्या होगी, पाई अपॉन 32 डी आउटर पे पावर 4 माइनस डी इनर पे पावर 4, और जेड पी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा जे अपॉन आर, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, आर है हमारा, हियर आर इज ए आउटर रेडियस, यानी कि आर इक्वल टू होगा डी आउटर अपॉन 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, पाई अपॉन 32 डी पे पावर डी आउटर पे पावर 4 माइनस डी इनर पे पावर 4 अपॉन डी आउटर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 से ये 32 वाला कैंसिल करो, 16 आएगा, ठीक। आगे नीचे लिख लो, पाई अपॉन 16 डी आउटर है ही हमारे पास ब्रैकेट में, डी आउटर पे पावर 4 माइनस डी इनर पे पावर 4, ये हमारा आ गया हॉलो के लिए, क्या आया है, पोलर मॉडुलस, ठीक है, ठीक, ये था, ठीक, पोलर मॉडुलस। अब या इसको टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस भी कहते हैं। ये हमारा सिंपल था। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, अब यहां से उठाएगा, पूछेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट एंड टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होती है। टॉर्सनल रिजिडिटी, ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम के पेपर में, यूनिवर्सिटी के इंटर सेमेस्टर एग्जाम में 2 नंबर का एकदम छपा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है, देख लो कि द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट मींस अ मैक्सिमम टॉर्क और मैक्सिमम पावर द सॉफ्ट कैन ट्रांसमिट, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉफ्ट का मतलब ये है कि कितना मैक्सिमम टॉर्क जो है एक सॉफ्ट ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ होती है सॉफ्ट की, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट जितना भी टॉर्क मैक्सिमम ट्रांसमिट करेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी सॉफ्ट की, ठीक है। अब हम आते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी पे बात करते हैं। टॉर्सनल रिजिडिटी और स्टिफनेस ऑफ द सॉफ्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि C, ठीक है, एंड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉफ्ट, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉफ्ट यानी कि J। Hence, mathematically, torsional rigidity is given as C into J, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाई बाई पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये हमारा होता है टॉर्सनल रिजिडिटी। अच्छा, टॉर्सनल रिजिडिटी को हम एक और टर्म में डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्सनल रिजिडिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉफ्ट, ठीक है। Torsional rigidity is also defined as the torque required to produce a twist of 1 radian per unit length of shaft, यानी कि कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ के ट्विस्ट के लिए किसी भी शाफ्ट पे, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कैसे निकलता है ये डेफिनेशन कैसे आती है, ठीक है। देखो, हम कह रहे हैं कि लेट ए ट्विस्टिंग मूवमेंट T प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ थीटा रेडियन इन ए शाफ्ट ऑफ लेंथ L, ठीक है। अब हमें टॉर्सन इक्वेशन पता है क्या होता है, T अपॉन J इक्वल टू सी थीटा अपॉन L, ठीक है, ये हमारा टॉर्सन इक्वेशन होता है। अब हमारा क्या हुआ, J को C के पास ले गए हम, ठीक है ना, L को T के पास और थीटा को नीचे ले आए, क्या हो गया हमारा यहाँ पे C इंटू J T इंटू L अपॉन थीटा। अब हमें पता है कि C अपॉन J ही हमारा क्या होता है, टॉर्सनल रिजिडिटी, ठीक है, अभी अभी हमने डेफिनेशन देखी है। अब टॉर्सनल रिजिडिटी इक्वल टू क्या आ गया, T इंटू L अपॉन थीटा। अगर L 1 है,
ठीक है, अगर यल 1 है और थीटा 1 रेडियन है देन टॉर्सनल रिजिडिटी इक्वल टू टॉर्क। ये वाला डेफिनेशन यहाँ से आया। ठीक, तो ये बेसिक टॉर्सनल रिजिडिटी का है। ठीक, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा, रिमेंबर वाला क्वेश्चन है ये। अब आ रहे हैं हम बात कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन पे। अगला टॉपिक है ये कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्सन। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि when a shaft is transmitting torque or power, it is subjected to shear stresses, full stop. At the same time, the shaft is also subjected to bending moment due to gravity or inertia loads. ठीक है, due to bending moment, bending stress are also set up in the shaft. Hence, each particle in a shaft is subjected to shear stress and bending stress. For design purpose, it is necessary to analyze the combined effect of these. ठीक है, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई शाफ्ट जो है वो टॉर्क या पावर जो है ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये वो जो है वो शियर स्ट्रेस सब्जेक्ट करता है। ठीक है, और उसी समय पे अगर बेंडिंग मूवमेंट भी लग रहा है उस पे ड्यू टू ग्रेविटी या इनर्शिया लोड। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा है, यानी कि एक ही पे क्या हो रहा है कि शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों लग रहा है। ठीक है, अगर शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों लग रहा है यानी कि उस शाफ्ट का हर पार्टिकल, ईच पार्टिकल, ठीक है, इन दोनों के ही इफेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम डिजाइन पर्पज के लिए इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखें। ठीक है, कि कंबाइंड इफेक्ट इनके लिए क्या होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम कह रहे हैं सिंपल वही चीजें हैं कि कंसीडर एनी पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट। टी क्या था हमारा, टॉर्क एट द सेक्शन। डी क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन। ठीक है, हम कह रहे हैं कि द टॉर्क टी विल प्रोड्यूस शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट विल प्रोड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, टॉर्क टी जो है ऐसी जगह पे शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे पॉइंट पे जहां पे बेंडिंग मूवमेंट हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि उस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस भी है और बेंडिंग स्ट्रेस भी है। तो हम सपोज कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि स्मॉल क्यू क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस है उस पॉइंट पे। ठीक है, बाई टॉर्क टी। और बी क्या है हमारा, सॉरी सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस बाय बेंडिंग मूवमेंट, यानी कि कैपिटल एम। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ड्यू टू टॉर्क टी इज गिवन बाय, देखो ये इक्वेशन वहां से उठाई गई टॉर्सन वाले से, स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू टी अपॉन जे। ठीक है, स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू टी अपॉन जे, और स्मॉल क्यू इक्वल टू टी अपॉन जे मल्टीप्लाइड बाई आर, सिंपल। अब हम कह रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप हो रहा था पॉइंट पे। ठीक, एम की वजह से, तो हम बेंडिंग इक्वेशन यूज कर रहे हैं। जब बेंडिंग इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया है, एम इंटू वाई अपॉन आई। ठीक है, क्यू भी निकाल लिया हमने और सिग्मा भी निकाल लिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि वी नो डैट, ठीक है, टेन टू थीटा इक्वल टू 2 टाउ अपॉन सिग्मा, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, टेन टू थीटा इक्वल टू 2 टाउ अपॉन सिग्मा। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि द बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जैसा कि हम डेरिवेशन का समझ कर रहे थे कि हमारा शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो रहा था कि कोई भी शाफ्ट था उसके आउटर सरफेस पे क्या हो रहा था, वो हमारा मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, तो वहां पे क्या था, वहां पे स्मॉल आर इक्वल टू रेडियस के इक्वल होते हैं, रेडियस यानी कि एकदम मैक्सिमम रेडियस। ठीक है, अब रेडियस को हम डायमीटर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन 2। ठीक है, अब बेंडिंग वाले के लिए y इक्वल टू क्या हो रहा है, डी बाई
तो हम कह रहे हैं कि लेट सिग्मा बी इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ सॉफ्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा यम अपान आई इंटू डी बाई टू। हमारा ये फार्मूला अभी अभी ऊपर हमने लिखा था कि सिग्मा इक्वल टू यम अपान आई इंटू वाई, वाई की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये पाई अपान 64 डी पे पावर 4 डी बाई टू। फर्दर हमने सॉल्व किया है, सॉल्व किए जब हम, तो हमें क्या मिला 32 यम अपान पाई डी क्यू, ये हमें सिग्मा बी मिल गया। ठीक है, और हमारा टाउ का क्या फॉर्मूला आया था, टी अपान जे मल्टीप्लाइड बाई आर, इसमें जे की वैल्यू पुट किया और आर की वैल्यू डी बाई टू हमने पुट किया। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे 16 टी अपान पाई डी क्यू। ठीक है, और अभी अभी हमने ऊपर एक फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है कि टेन थीटा इक्वल टू 2 टाउ अपान सिग्मा। ठीक है, 2 टाउ अपान सिग्मा, तो क्या है ये 2 टाउ अपान सिग्मा बी, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हो रहा था। ठीक है, टाउ की वैल्यू भी हमने निकाली है और सिग्मा बी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये 2 से 32 वाला कैंसिल होगा, पाई डी क्यू से पाई डी क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू टी अपान एम, यानी कि टॉर्क अपॉन बेंडिंग मोमेंट, टेन थीटा इक्वल टू, ये इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहीं पे देखिए आपके सामने दो इक्वेशन लिखे हुए, एक लिखा हुआ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक लिखा हुआ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। तो सिग्मा यहाँ पे सिग्मा बी था, सिग्मा बी हमने लिख लिया। अब सिग्मा बी की वैल्यू हमने पुट कर ली और टाउ की वैल्यू पुट कर ली, जो अभी अभी हमने ऊपर निकाला है। ठीक है, अब जो यहाँ से हमने कॉमन निकाला, कॉमन क्या निकाला 16 अपान पाई डी क्यू हमने कॉमन निकाल लिया है। ठीक, जब हमने कॉमन निकाल लिया इतना, तो अंदर बचा हमारा यम प्लस अंडर रूट यम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। और माइनर के लिए क्या होता है, देखिए माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए होता है कि जो ये प्लस होता है वही प्लस हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस वाला माइनस हो जाता है यहाँ पे, केवल सिंपल इतना ही हमारा मेजर और माइनस प्रिंसिपल स्ट्रेस के फार्मूले में चेंज होता है, प्लस माइनस का। ठीक, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या कहता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहता है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस अपॉन 2। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई है हमारी इक्वेशन नंबर 2 मेजर वाली और इक्वेशन नंबर 3 माइनर वाली। ठीक है, ये वैल्यू हमने इसमें पुट किया है, तो पहला टर्म हमारा प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, ये दूसरा वाला टर्म हमारा बचेगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सॉलिड के लिए था। अगर इसी तरह से हमें हॉलो सॉफ्ट के लिए निकालना हो तो क्या चेंजेस होंगे, इधर तो सेम हमारा उसी तरह रहेगा, बस यहाँ पे हमारा डायमीटर जहाँ पे था वहां पे चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर कंबाइन इफेक्ट जो है, अगर हम देख रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का, तो हमें क्या कहाँ पे हमें इफेक्ट दिखेंगे, हमें अपने मेजर माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में दिख रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में हमें उसका इफेक्ट हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें टेन टू थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिक हमारा बेसिक जो चीजें थी वो इसकी थी, कंबाइंड थी। ठीक, यहीं पे जो है ये यूनिट आपकी जो है वो कंप्लीट हो रही है और ये यूनिट यहीं पे समाप्त हुई। ठीक है।